स्टूडेंट्स, प्रश्नावली नंबर 3 के बाद हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक। तो सबसे पहले हम सारणिक के बारे में हम ये बताएंगे कि सारणिक होता क्या है। तो नंबर 1 पर लिखा है मैंने भूमिका। जैसे आपको कोई मैट्रिक्स दिया मैंने A बराबर A1 B1 A2 B2, ये 2 गुणा 2 क्रम का मैट्रिक्स है। तो A का सारणिक जो मैट्रिक्स A है उसका जो सारणिक है वो जिसे अंग्रेजी में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स DET से शुरू हो रहा है, तो यहां DETA, A का मतलब है मैट्रिक्स A। तो मैट्रिक्स A का सारणिक डिटर्मिनेंट A, डिटर्मिनेंट A ऐसे लगा सकते। डिटर्मिनेंट्स A बराबर मैट्रिक्स हटा दीजिए, ये 2 पंक्तियां लगा दीजिए ना, ये 2 लाइन लगा दीजिए जिसमें A1 B1 A2 B2 लिख दीजिए। मतलब मैट्रिक्स हटा देना है, सारणिक लगा देना है, और इसे इस तरह व्यक्त किया जाएगा। अंग्रेजी में बोलेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, हिंदी में बोलेंगे A का सारणिक। इसे व्यक्त करने का तरीका 1 2 3, ये तीनों ही A का सारणिक कहलाएंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स को सारणी में व्यक्त करने के लिए सारणिक हटाकर इस तरह 2 ऊर्ध्वाधर लाइन लगा देंगे, उसे हम A का सारणिक कहेंगे। तो इसमें 2 टिप्पणियां और हैं। आव्यूह A के लिए इसे मोड ना समझें, मापांक ना समझें, इसे डिटर्मिनेंट A या A का सारणिक समझें। आव्यूह A के लिए A के सारणिक को A का सारणिक पढ़ते हैं। मतलब इसे क्या पढ़ेंगे? A का सारणिक। केवल वर्ग मैट्रिक्स के ही सारणिक होते हैं। मतलब अगर आपको सारणिक किसी भी मैट्रिक्स का ज्ञात करना है तो उसका वर्ग, उसे वर्ग मैट्रिक्स होना जरूरी है। मतलब या तो 1 गुणा 1 क्रम का, या 2 गुणा 2 क्रम का, या 3 गुणा 3 क्रम का। तो देखिए, जैसे पहला इसमें टॉपिक है एक कोटि के अवयव का सारणिक। मतलब एक कोटि का मतलब 1 गुणा 1, 2 कोटि का मतलब 2 गुणा 2। तो एक क्रम का मैट्रिक्स का सारणिक क्या है? A बराबर A हो तो A का सारणिक केवल, अगर A है तो A है, और माइनस A है तो यहां माइनस A मौजूद रहेगा। द्वितीय कोटि के अवयव का सारणिक, तो द्वितीय कोटि का मतलब 2 गुणा 2। अगर इस तरह A11 12 21 22 इस तरह अगर कोई आपको मैट्रिक्स मिल जाए और हमें सारणिक ज्ञात करना पड़े तो आप क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट्स ऑफ A बराबर दिस, ये दोनों इसी के नाम है। तो मैट्रिक्स हटाइए, 2 ऊर्ध्वाधर लाइन खींचिए, A11 12 21 22। इसके बाद आपको करना क्या है? पहले इधर गुणा करना है, फिर A11 22, फिर माइनस लगाओ, फिर इन दोनों पे गुणा करना है। मतलब तिरछा गुणा कर पहले इसका इससे, फिर माइनस लगाकर इसका इससे गुणा करेंगे। तो इसी के ऊपर एक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1, 2 4 माइनस 1 2, सारणिक का मान निकालना है। तो पहले 2 का 2 से करिए, फिर माइनस लगाइए, 4 का माइनस 1 से करिए। तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 एकम 4, 4 और 4 8। तो ये था आपका एग्जांपल नंबर 1। इसी की तर्ज पर है एग्जांपल नंबर 2। एक और मैट्रिक्स का हमें मान ज्ञात करना है, सॉरी सारणिक का। तो x का x से गुणा करना है, और x प्लस 1 का x माइनस 1 से गुणा करना है। x का x से x स्क्वायर, a प्लस b का a माइनस b से, a प्लस b का a माइनस b से गुणा किया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जैसे ही घटाएंगे तो x स्क्वायर तो कट जाएगा, केवल 1 बच जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अगला है 3 गुणा 3 कोटि के अवयव का सारणिक। तो 2 गुणा 2 के बाद है 3 गुणा 3। तो अपने को अवयव दिए हुए हैं सभी। अपन क्या कर रहे हैं? प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण। इसका आप 6 तरीके से मान निकाल सकते हो। 6 तरीके कौन सा? R1 के अनुदिश, R2 के अनुदिश, R3 के अनुदिश, C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश और C3। मतलब R1 R2 R3 C1 C2 C3 सभी का अनुदिश मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे? मान में एक सबसे बड़ी बात जो याद रखनी है कि अगर R1 के अनुदिश मान ज्ञात कर रहे हैं तो A11 A12 और A13, A11 A12 और A13। अब A11 के अंतर्गत आने वाली पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दीजिए। ये पंक्ति, ये स्तंभ, ये पंक्ति, ये स्तंभ, तो बाकी क्या बच गया? A22 A23 A32 A33 कि ये जो मान बचे इसके सारणिक का मान ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? इसका इससे गुणा कीजिए, इसका इससे गुणा कीजिए।
तो क्या प्राप्त हुआ हमें, इसके मतलब जो इसको और इसको छोड़ने पर जो अवयव बचे उनका सारणिक का मान निकालना है। A22 A33 माइनस A23 A32। इससे पहले एक काम और करना है, वो क्या करना है, -1 की पावर I प्लस जे। I प्लस जे का मतलब है 1 प्लस 1, हर अवयव के साथ उसके -1 की पावर I प्लस जे का गुणा करना है, I प्लस जे। तो यहां -1 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, यहां 1 2 है तो 1 प्लस 2, यहां 1 3 है तो 1 प्लस 3 का आपको हर हाल में गुणा करना है। तो देखिए इसके बाद क्या, A11 के बाद है A12, तो A12 के अनुदिश पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, 4 अवयव A21 A31 A23 A33, ये 4 बचे। अब ये जो ये हटाकर ये वाली हटाकर बाकी जो बच गए उनका मान निकालो। A21 A33 माइनस A23 A31, ये भी मान प्राप्त हुआ। इसके बाद A13 का क्या करें, 13 के लिए ये पंक्ति और ये स्तंभ, मतलब उस अवयव के अंतर्गत पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए, जो बाकी मान बच गए उसका सारणिक का मान प्राप्त कीजिए। तो ये छोड़ने के बाद A21 32 A21 देखिए इसके बाद इसमें A13 A21 A32 माइनस A22 A31। तो क्या करना है, संगत अवयव लिया, उसके अंतर्गत आने वाले पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया और फिर उसका -1 की पावर I प्लस जे से गुणा कर दिया। ये -1 की पावर I प्लस जे, ये अवयव और ये अवयव को छोड़कर जो बाकी बचा, जो बाकी 4 मान बचे उन मानों का सारणिक का गुणा करना है। ऐसा सभी सवालों में करना है। तो ये मैंने बोला जैसे ये तो किसके अंतर्गत था, ये था R1 के अंतर्गत। अब कर रहे हैं हम C1 के अनुदिश। तो C1 का मतलब है 1 1 2 1 3 1, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 और ये 3 प्लस 1। इसके बाद इन पूरे इस अवयव के अंतर्गत वो छोड़ दो, 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2। इसके बाद A21, तो ये पंक्ति और ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए, A12 33 और 13 32, 12 33 13 32। इसके बाद तीसरा है ये पंक्ति, ये स्तंभ और ये पंक्ति छोड़िए, 12 23 13 22, 12 23 13 22। तो इसके बाद कहने का मतलब है कि अगर हम एक के सारणी का मान निकालें, वो चाहे तीनों पंक्तियों के अनुदिश कीजिए या तीनों स्तंभ के अनुदिश, मतलब किसी से प्रसरण करो, मान हमेशा समान ही होगा। मतलब आप किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश मान ज्ञात कीजिए, प्रसरण कीजिए, तो सारणिक का मान प्रत्येक स्थिति में समान ही आएगा। तो इसमें इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे देखिए टिप्पणी नंबर 1, गणना को सरल करने के लिए हम सारणिक का उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश प्रसरण करेंगे जिसमें शून्यों की संख्या अधिकतम होगी। कुछ जगह क्या होता है कि सारणिक में ये देखा गया कि किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 2 या 2 से अधिक जीरो आ रहे हैं। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में सारणी का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने ये देखा कि तीसरी पंक्ति में जो अवयव है उनमें 0 2 बार है, सॉरी तीसरे स्तंभ में 0 2 बार है। तो अगर किसी भी पंक्ति या स्तंभ में 0 2 या 2 से ज्यादा बार आ जाए तो आप उसी में ही निकालिए। 2 से ज्यादा बार आएगा उसका हम आगे भी बताएंगे क्या करना है। तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, तीसरे स्तंभ में 2 प्रविष्टियां शून्य है, इसलिए C3 के अनुदिश प्रसरण करने पर तो कैसे करेंगे, 4 का गुणा करें, ये पंक्ति और स्तंभ छोड़ दीजिए। 4 के अंतर्गत क्या है अपना -1 3 4 1, फिर 0 के अंतर्गत पंक्ति स्तंभ छोड़िए, 1 2 4 1, फिर 0 के अंतर्गत छोड़िए -1 2 1 2 -1 3। तो यहां तो 0 का किसी से गुणा करो 0 आएगा, यहां भी 0 को किसी से गुणा करो 0 आएगा, यहां -1 -12, तो ये -13 का 4 से गुणा कीजिए, वो आ जाएगा -52। तो किसी में भी अगर 1 से ज्यादा आ जाए 0, तो उसी पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश आप प्रसार करेंगे। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, यहां भी एक 0, यहां भी एक 0, यहां भी एक 0, तो हर पंक्ति में एक ही 0 है।
अगर एक से ज्यादा जीरो आ जाते हैं तो उसी के अनुदिश करते हैं, लेकिन अगर एक ही जीरो है तो R1 का अनुदिश भी कर सकते हो, R2 का अनुदिश भी कर सकते हो। तो देखिए पहली पंक्ति का अनुदिश कर रहा हूं मैं, ये पंक्ति स्तंभ छोड़ दिया, जीरो का जीरो से किया तो जीरो आ गया, फिर माइनस लगाकर इन दोनों का गुणा किया तो ये आया साइन स्क्वायर बीटा। तो जीरो माइनस पहले से मौजूद है इसलिए प्लस हो गया, प्लस साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन अल्फा। माइनस क्यों लगाया? माइनस लगाने के पीछे एक रीजन और है। देखिए यहां सारणिकों का प्रसरण करते समय -1 की पावर i प्लस जे से गुणा करने के स्थान पर हम i प्लस जे के सम या विषम होने के अनुसार 1 या -1 से गुणा कर सकते हैं। मतलब -1 की पावर सम तो 1 होता है और -1 की पावर विषम तो -1 होता है। तो अगर इनका योग सम आ रहा है, जैसे ये क्या है a12, तो 1 2 का टोटल 3 है, 3 विषम है, विषम है तो माइनस से गुणा करना, और अगर सम है तो प्लस से गुणा करेंगे। तो इसी तरह हमने पहले माइनस लगाया, फिर साइन अल्फा लगाया। अगर साइन अल्फा खुद माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, तो माइनस साइन अल्फा। अब साइन अल्फा के अंतर्गत देखिए ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़िए, तो जीरो का जीरो से और कोस अल्फा का साइन बीटा से। इसके तत्पश्चात कोस अल्फा, ये a13 है, a13, तो 13 का टोटल 4 हुआ और -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 एक ही हो जाएगा, तो इसलिए प्लस के चिन्ह का गुणा करना है। यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, लेकिन प्लस का माइनस से गुणा किया तो माइनस ही आ जाएगा, इसलिए माइनस ही लिखा है हमने। अब कोस अल्फा के अंतर्गत छोड़ो, ये साइन अल्फा साइन बीटा -0। अब माइनस माइनस, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा साइन बीटा। ये देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो घटाया तो क्या प्राप्त हुआ? 0 प्राप्त हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके तत्पश्चात स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल नंबर 5, 3x x1 बराबर 3 2 4 1, दो सारणिक है, x का मान ज्ञात करना है। तो वज्रगुणा कीजिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3 माइनस 8, तो 3 से 3 काटिए, 3 से 3 काटने के पश्चात माइनस एक्स स्क्वायर बराबर -8, अब माइनस काट दो तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, और 8 का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ? प्लस माइनस 2√2। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स सभी एग्जाम्पल कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम चलेंगे 4.2 के सभी सबसे पहले गुणधर्मों पर, और फिर बात करेंगे सभी एग्जाम्पल्स और प्रश्न। तो स्टूडेंट्स इसके बाद देखिए 4.1 के सवाल के बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सारणिकों के गुणधर्म। तो सारणिकों के गुणधर्म में सबसे पहले नंबर 1 आता है कि किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर परिवर्तित करने पर अपरिवर्तित रहता है। अर्थात ए का डिटर्मिनेंट ए डैश के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। कहने मात्र का मतलब क्या है कि पंक्तियों और स्तंभों को अगर परस्पर चेंज भी कर दें तो भी सारणी के मान में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए इसमें जैसे एग्जाम्पल 6 हम ले रहे हैं और एग्जाम्पल 6 की सहायता से इसका सत्यापन कर रहे हैं कि ये सारणिक दिया हुआ है, हमको ये सारणिक दिया हुआ है, हमें इस सारणी का मान निकालना है, गुणधर्म 1 का सत्यापन करना है। तो इसका मान निकाल रहा हूं मैं R1 के थ्रू। 2 0 माइनस 20, माइनस लगा हुआ है, माइनस और आना है क्योंकि शुरू में यहां माइनस लगाते हैं, लेकिन माइनस 3 को प्लस 3 लिखा। इसके बाद -42 माइनस 4 प्लस 5 30 माइनस 0, तो ये -40 माइनस 46 का 3 से किया -138 प्लस 150, ये आ गया -28। मतलब हमने क्या किया, इस सारणी का मान निकाला। अब हमने पंक्ति और स्तंभ को परस्पर चेंज किया। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ बनाया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बनाया, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ बनाया। तो अब बजाय R1 के C1 से प्रसार कर दो। जब C1 से प्रसार किया तो भी मान तो वही आएगा, क्योंकि C1 से प्रसार करोगे तो 2 - 3 और 5 ही लोगे। 2 - 3 और 5 जैसे पहले लिया तो भी इसका मान वही 28 रहेगा। अगर आप यहां लिखना चाहो तो लिख देना C1 से प्रसार। तो यहां हमने C1 से प्रसार किया तो भी इसका मान -28 आया। इसका मतलब जो पहले सारणिक था और जो अब सारणिक है, दोनों के मान बराबर प्राप्त हुए। तो कहने मात्र का मतलब है कि पंक्ति और स्तंभ को यदि परस्पर चेंज कर दिया जाए तो भी सारणी के मान में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा है कि एक सारणी की कोई 2 पंक्तियां या
स्तंभ को परस्पर परिवर्तित कर दिया जाए तब सारणी का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल 6 में जो सारणिक है, जो सारणी का मान हमें प्राप्त हुआ वो हुआ -28। अब हम एक काम करते हैं कि किन्हीं भी दो पंक्तियों या स्तंभों को चेंज करते हैं। तो मैंने R2 और R3 को चेंज किया, 604 को R3 बनाया, 15 - 7 को R2 बनाया। तो अब मैंने देखा जब मैं इसका मान निकालूंगा तो इसका मान 28 के बराबर आएगा और पहले मान था -28। तो अब पहले -28 अब 28, तो माइनस के चिन्ह का चेंज हो गया। मतलब जो मान पहले है वो मान का चिन्ह चेंज हो जाएगा अगर हम किन्हीं भी दो पंक्तियों या दो स्तंभों को परस्पर चेंज करते हैं। इसी तरह तीसरा है, यदि एक सारणी की कोई दो पंक्तियां या दो स्तंभ समान है या सभी संगत अवयव समान है तो सारणी का मान हमेशा शून्य प्राप्त होता है। जैसे देखिए आपके पास एक एग्जाम्पल नंबर 8 में एक सारणी दिया हुआ है जिसमें R1 और R3 के संगत अवयव समान है। तो हम इसका R1 से प्रसार कर रहे हैं, 3 का गुणा करेंगे जिससे 6 - 6, फिर -2 का गुणा करेंगे, ये पंक्ति छोड़ दो ये स्तंभ छोड़ दो, 6 - 9 प्लस 3 का गुणा करेंगे 4 - 6, ये 0 आ गया, -3 का -2 किया तो 6 आ गया, -2 का 3 से किया तो -6 आ गया, 6 में 6 घटाया तो 0 आ गया। और अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमें जो पहले बोल रहे थे गुणधर्म का जो सत्यापन कर रहे थे हम कि किन्हीं भी दो पंक्तियां या दो स्तंभ के संगत अवयव समान आ जाते हैं तो हर हाल में उस सारणी का मान हमेशा शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ वजह क्या थी, R1 बराबर R3, यहाँ R1 बराबर R3 है। तो कोई भी दो पंक्तियां बराबर कर दीजिए, ये मतलब संगत अवयव समान कर दीजिए तो हर हाल में उस सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होगा। चौथा है, यदि एक सारणी के किसी एक पंक्ति अथवा स्तंभ के प्रत्येक अवयव को एक अचर k से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान भी k से गुणित हो जाता है। जैसे देखिए आपके पास एक सारणिक दिया हुआ है, इस सारणिक में A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये है पहला सारणिक। अब हमने दूसरे सारणिक में क्या किया कि किसी भी पंक्ति में k का गुणा किया। अगर सारणिक और मैट्रिक्स में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है कि मैट्रिक्स में यदि हम किसी भी संख्या का या k का किसी भी कांस्टेंट का गुणा करते हैं तो उसका गुणा प्रत्येक पद में किया जाता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं है। सारणिक में क्या है कि यहाँ देखो k का गुणा है, तो ये जब इसका आप मान निकालोगे, पहले इसका मान निकालो और फिर इसका मान निकालो, तो जो इसका मान निकालोगे वो k टाइम्स इसके गुणा के बराबर आ जाएगा। तो मैं इसे दूसरे शब्दों में ये भी कह सकता हूं कि अलग अलग पंक्तियों में से भी कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए यहां से k कॉमन आ गया है और जो बाकी बच गया A1 B1 C1 वही बाकी A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब मान लो दूसरी पंक्ति में भी k आ जाता है प्रत्येक पद में और तीसरी पंक्ति में k आ जाता है, तो पहली पंक्ति का k अलग कॉमन, दूसरी पंक्ति का k अलग कॉमन और तीसरी पंक्ति का k अलग कॉमन आएगा। मतलब हर पंक्ति में या हर स्तंभ में से भी कॉमन लिया जा सकता है, जबकि मैट्रिक्स में प्रत्येक पद में गुणा किया जाए, मतलब बाहर k है तो k का प्रत्येक पद में गुणा होगा, वो सभी में से कॉमन आता है। यहाँ सभी की बजाय प्रत्येक पंक्ति और प्रत्येक स्तंभ में भी अलग अलग कॉमन आ सकता है। तो ये मैट्रिक्स और सारणी पर सबसे बड़ा अंतर है। इसके बाद हम इसी के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 9 हल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 कहता है 102 18 36 1 3 4 17 3 6। तो देखिए इन तीनों संख्याओं में 6 कॉमन है, तो मैं पहली पंक्ति में से 6 कॉमन ले रहा हूं। यहां से 6 का भाग दिया तो 17, यहां 6 का भाग दिया तो 3, यहां 6 का भाग दिया तो 6। इसके बाद 1 3 4 और 17 3 6। तो देखिए R1 और R3 का प्रत्येक अवयव बराबर है, और अगर बराबर है तो हम लिख देंगे कि R1 बराबर R3 से इसका मान 0 के बराबर होगा, और 0 के बराबर होगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है गुणधर्म नंबर 5। यदि एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखिए एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव को दो अवयवों में चेंज कैसे करेंगे। अभी देखिए जैसे एक आपके पास सारणी लिखी हुई है A1 प्लस डेल्टा 1 A2 प्लस डेल्टा 2 A3 प्लस डेल्टा 3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो
इसमें देखिए यहां आप, इसमें दो अवयवों का जोड़ है, तो अगर जोड़ है तो A1 A2 A3 जो पहली सब पंक्ति में है उन्हें अलग लिखेंगे, और जो बाकी बच गया λ1 λ2 λ3 इनको इन दोनों पंक्तियों के साथ अलग मैट्रिक्स बनाएंगे, अलग सारणिक बनाएंगे। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो या अधिक सारणिकों का योग हो, दो या अधिक संख्याओं का योग हो, तो उन्हें दो सारणिकों के टोटल के रूप में हमेशा व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल है ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। तो आप यहां देखिए कि यहां ए बी सी जो पहली अवयव है उनको R1 और R3 के साथ अलग लेंगे, ए बी सी को, जो बाकी बचा 2x 2y और 2z इनको अलग लेंगे। तो यहां 2x 2y 2z इनमें दो कॉमन आ रहे हैं, दो कॉमन लिया हमने, दो कॉमन लिया, तो बाकी बच गया एक्स वाई जेड। और यहां देखिए एबीसी एक्स वाई जेड, तो एबीसी एक्स वाई जेड अलग है, और यहां दो कॉमन लेने के बाद जो बचा एक्स वाई जेड वो अलग है। तो मैंने जो बात ऊपर बताई वो क्या थी कि यहां ए बी सी R1 R3 के साथ अलग चलेगा, 2x 2y 2z ये R1 R3 के साथ अलग चलेगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में दो या अधिक संख्याओं का योग हो तो उनसे दो सारणिक बनाए जा सकते हैं। किसी भी सारणिक में ये एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये था, इसी के ऊपर था एग्जाम्पल नंबर 10। अब है गुणधर्म नंबर 6। गुणधर्म नंबर 6 का हमने प्रश्नावली 3.4 जो हमने यूज की थी संक्रिया के रूप में, बिल्कुल वैसे ही हमने RI प्लस के RJ लिखकर और CI को CI प्लस के CJ लिखकर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए कैसे करेंगे। जैसे इसके ऊपर एक एग्जांपल है a प्लस बी प्लस सी, 2a 3a प्लस 2b 4a प्लस 3b प्लस 2c 3a 6a प्लस 3b 10a प्लस 6b प्लस 3c। तो अगर इस तरह का कभी भी कोई एग्जांपल हमें या क्वेश्चन सिद्ध करना आ जाए तो आप एक बार दिमाग में गांठ बांध दीजिए कि हमें करना क्या है कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में दो जीरो लेकर आने। दो जीरो लेकर आने का मतलब है कैसे लाएंगे कि इस ए की मदद से ये दोनों जीरो लेकर आने हैं। तो जीरो कैसे लाएंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था अगर आप R2 को चेंज कर रहे हो तो R2 में किसी का गुणा नहीं होगा, इससे इसके अलावा किसी पंक्ति में गुणा हो सकता है। तो R2 को चेंज करोगे तो R2 माइनस 2R1, क्योंकि इसका डबल करके इसमें से घटाओगे जीरो आ जाएगा, और R3 माइनस 3R1। तो यहाँ इसका डबल करो 2a प्लस 2b, 3a प्लस 2b में से घटाओ तो a आ जाएगा। यहाँ 2a प्लस 2b प्लस 2c इसमें से घटाओ तो 2a प्लस b प्राप्त हो जाएगा। अब 3 का गुणा करो, 3a में से 3a घटाए 0, 3 का गुणा करो 3a प्लस 3b इसमें से घटाओ तो 3a, और 3 का गुणा किया तो 3a प्लस 3b प्लस 3c अगर इसमें से घटाया तो आपका प्राप्त हो जाएगा 7a प्लस 3b। अब इसमें एक चीज और देखिए, यहाँ है a, यहाँ है 3a, तो इस a की मदद से इसको भी जीरो किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यहाँ इसका 3 गुणा करो, R3 की जगह R3 माइनस 3R2 लगाओ। तो यहाँ जैसे 3 गुणा किया, 3 गुणा करके हमने घटाया, 3a में से 3a घटाया 0 आ गया, 7a प्लस 3b में से 6a प्लस 3b घटाया तो मात्र a आ गया। अब हम C1 से इसका प्रसार करेंगे तो a का गुणा a स्क्वायर माइनस 0 से, बाकी 0 प्लस 0 तो प्राप्त होगा ही होगा। तो इसका मान आया a क्यूब। तो यहां मैं गुणा का एक तरीका और बता रहा हूं, उसका थोड़ा ध्यान देना। अगर किसी भी मैट्रिक्स के सारणिक में यदि विकर्ण के नीचे के सभी अवयव या ऊपर के सभी अवयव शून्य के बराबर हैं तो केवल एक काम कीजिए, विकर्ण के प्रत्येक पद का गुणा कीजिए, वो उसका मान प्राप्त हो जाएगा। मतलब a तीनों को गुणा किया तो क्या आ जाएगा, a क्यूब। तो कहने मात्र का मतलब क्या था कि यदि किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करना हो और उस सारणिक में विकर्ण के नीचे के या ऊपर के सभी अवयव शून्य के बराबर हैं तो विकर्ण के प्रत्येक पद का गुणा कर दीजिए, आपका सारणिक का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 11। अब है एग्जाम्पल नंबर 12, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स जेड एक्स वाई 1 1 1।
तो यहाँ अगर हमें इसका मान ज्ञात करना है तो आप ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है जो तीनों में कॉमन है। तो मैंने क्या किया, r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 लगाया, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड तो कॉमन तो आ ही जाएगा, तो बाकी बचा यहाँ से एक एक एक, क्योंकि कॉमन का दूसरा नाम होता है भाग देना। तो हमने भाग दिया तो ये 1 1 1 प्राप्त हो गया। अब r1 और r3 परस्पर बराबर है तो x प्लस वाई प्लस जेड का 0 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि दो अगर पंक्ति बराबर आ जाए तो ऐसे सारणी का मान हमेशा शून्य के बराबर होगा। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 12। इसके बाद हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल नंबर 13। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम गुणधर्म नंबर 5 से जो दोबारा शुरू कर रहे हैं, इसमें एक छोटा सा करेक्शन था कि यदि एक सारणी की पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव दो या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणी को दो या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये जो हम बता रहे थे, जो हमने पिछले पेज में लिखा था, उसमें ये जो अंडरलाइन है जो ये हम लिखना भूल गए थे, तो इसको करेक्शन के रूप में याद रखेंगे। ये जो गुणधर्म नंबर 5 है, ये गुणधर्म नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 15 में लगा हुआ है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, इसका यूज कैसे हो रहा है। देखिए कि यदि एक्स वाई जेड विभिन्न होने का मतलब है अलग अलग हो, तो और सारणिक का जो मान है एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब, वाई वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई क्यूब, जेड जेड स्क्वायर 1 प्लस जेड क्यूब बराबर 0 है। तो देखिए इसमें जो हमें सिद्ध करना है, तो इसमें अगर ये भिन्न हो तो सिद्ध क्या करना है, 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर 0, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें जो मैं इस गुणधर्म का यूज ले रहा हूं, जो मैं ये अंडरलाइन लिखना भूल गया था पिछले पेज में, तो वो इसमें ध्यान दीजिए कि ये दोनों जो इस स्तंभ के जो अवयव हैं वो पहले एक के साथ लगेंगे, फिर ये दोनों स्तंभ एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के साथ भी लगेंगे। तो देखिए इसमें अब मैंने यहां से एक्स कॉमन लिया, यहां से वाई कॉमन लिया, यहां से जेड कॉमन लिया। तो एक्स कॉमन लेने के बाद 1 एक्स एक्स स्क्वायर, 1 वाई वाई स्क्वायर, 1 जेड जेड स्क्वायर। तो इसको मैं अगर ध्यान से देखूं, इसको देखो और इसको देखो, तो इसको देखकर मैंने इसमें से क्या किया कि यहाँ एक पहले स्तंभ में है, इसलिए मैंने क्या किया कि यहां से R2 C2 और C3 को परस्पर चेंज किया। C2 और C3 को परस्पर चेंज करूंगा तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा। तो ये यहां लगा दिया और ये यहां लगा दिया। तो यहां आप लिख भी सकते हो कि C2 परस्पर चेंज किया C3 से। अब देखिए अब इन दोनों को दोबारा देखिए, मतलब मैंने क्या किया, इसको यहां लिया है। तो अब क्या कर रहा हूं, अब ये C1 और C2 इन दोनों को परस्पर चेंज कर रहा हूं। तो यहाँ -1 तो पहले से ही है, और जब इन दोनों को चेंज करोगे तो -1 फिर आ जाएगा। तो दोनों परिस्थितियों में अब यहाँ -1 की घात 2 आ जाएगा। अब इसको और इसको चेंज कीजिए, 1 1 1 एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड। यहां भी देखिए प्लस एक्स वाई जेड, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इन दोनों को देखिए ध्यान से, इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ये कॉमन आ गया। तो अब बच गया यहां से तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, और ये आ गया सारणिक बराबर 0। अब इस पूरे को सोल्व करना है। तो एक बात मैंने जो पहले भी बताया था वो दोबारा बता रहा हूं कि अपने को जो 2 इक्के आ जाएंगे, हर किसी भी सवाल में 2 1 आ जाए, 1 2 बार आ जाए, तो उन मतलब इसकी मदद से, मतलब किसी भी एक अवयव की मदद से शेष दोनों इक्के को 0 करना है। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूं, R1 की मदद से R2 और R3 वाले अवयव को 0 कर रहा हूं। कैसे कर रहा हूं, R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1। तो देखो एक में से एक घटाया 0, ये y माइनस एक्स, ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0, ये जेड माइनस एक्स, ये जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टुकड़े भी करने होंगे, तो यहां से टुकड़े करेंगे तो y माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया। y माइनस एक्स कॉमन आने के बाद 0 1 और y प्लस एक्स। यहाँ जेड माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ जेड प्लस एक्स। अब हमने चाहे तो यहां भी आप एक काम और कर सकते हो कि यहाँ R2 की जगह R2 माइनस R3 लगा सकते हो।
लेकिन ना भी लगाए तो सीधा देखिए जब 2 जीरो आ गई, मतलब अपना सबसे बड़ा उद्देश्य है 2 जीरो लाना, 2 जीरो लाना। तो देखिए अब हम R1 से प्रसार करेंगे तो 1 का गुणा z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, वाई प्लस एक्स, तो वाई प्लस एक्स का माइनस से गुणा कीजिए। अब x से x कट जाएगा, z माइनस वाई बच जाएगा। तो यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां से भी माइनस कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये तो बच जाएगा x माइनस वाई, ये बच जाएगा y माइनस जेड, और ये माइनस और ये माइनस दोनों का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसके तत्पश्चात देखिए हमें सारणी के मान 0 दिया हुआ है, एक्स वाई जेड सभी भिन्न भिन्न दिए हुए हैं। अगर सभी भिन्न भिन्न दिए हुए हैं, मतलब सभी की वैल्यू अलग अलग है, तो एक्स माइनस वाई 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक्स और वाई और जेड तीनों अलग अलग है। तो एक्स माइनस वाई ये भी 0 नहीं होना चाहिए, ये भी 0 नहीं होना चाहिए, और ये भी 0 नहीं होना चाहिए। जब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है 0, मतलब जब ये तीनों ही 0 नहीं है और इसका जो गुणनफल है वो 0 है, इसका मतलब 100% 1 प्लस एक्स वाई जेड का मान 0 के बराबर होगा। तो इस गुणधर्म नंबर 5 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 15 था। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100% अभी भी उम्मीद है कि ये पेपर में आएगा। तो देखिए इसके बाद अब हम वापस चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 13 पर। तो जो बात मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 15 में बताई कि जैसे ही 3 इक्के आ जाए तो 3 इक्कों में से 2 इक्कों को, किन्हीं भी 2 इक्कों को तीसरे की मदद से 0 करना है। तो मतलब ये जरूरी नहीं है R2 और R3 में किए जाए, R1 और R2 को भी R3 की मदद से कर सकते हो, R1 और R3 को R2 की मदद से भी शून्य बना सकते हो। तो मैंने क्या किया कि R2 की जगह R2 माइनस R1 और R3 की जगह R3 माइनस R1। तो ये हमारी पुरानी आदत बनी हुई है कि R2 और R3 को हम R1 की मदद से ही हमेशा शून्य के बराबर करते हैं। तो देखिए यहाँ ये 0 रह गया, ये B माइनस है, इसमें से ये घटाओगे तो C को ले लीजिए, A माइनस B, ये 0, ये C माइनस है, और AB में से BC घटाया तो B को ले लीजिए, A माइनस C। यहां से मैंने एक काम किया, यहां से A माइनस B कॉमन लिया, जब यहां से A माइनस B कॉमन लिया तो -1, यहां से A माइनस B कॉमन लिया तो C, यहां से C माइनस A कॉमन लिया तो यहां से 1 बच जाएगा, यहां से माइनस B बच जाएगा। इसके बाद आप R1 से प्रसार कीजिए, 1 का गुणा करो B माइनस C, B माइनस C। तो ये दैट इज योर आंसर। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन में से है। एग्जाम्पल 14 एक बार मैं फिर बोल रहा हूं, ये भी आप इसे इंपोर्टेंट की श्रेणी में माने। क्यों माने? देखिए ध्यान से, B प्लस सी ए, B C प्लस ए बी, C A प्लस बी बराबर 4ABC। तो कैसे करें? हर सवाल में कोई ना कोई संक्रिया जरूर लगेगी। तो इसमें जो संक्रिया मैंने फिट की, जो हमने फिट की वो क्या थी? मैंने R1 के स्थान पर R1 माइनस R2 माइनस R3 इस्तेमाल किया। तो R1 इसमें से इन दोनों को घटाओ, 0 आ गया, इसमें से इन दोनों को घटाओ, -2C आ गया, इसमें से इन दोनों को घटाओ, -2B आ गया, शेष यथावत है, तो -2 कॉमन आ गया। तो इसमें एक बात और बता दूं मैं आपको कि बुक में थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, बुक में थोड़ा डिफरेंट किया हुआ है, बुक वाले ने यही इसका प्रसार कर दिया। हम प्रसार तभी करते हैं जब 2 शून्य आ जाए, 2 शून्य आ जाए, 1 शून्य पर हम कभी भी प्रसार नहीं करते, बुक वाले ने कर दिया। लेकिन आप प्रयास ये करेंगे कि 2 शून्य आने पर ही किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में जब तक 2 शून्य नहीं आए आप कभी भी प्रसार नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि मैंने क्या किया, मैंने यहां से पूरी में से B कॉमन लिया, R2 में से B और R3 में से C कॉमन लिया। यहां से B कॉमन लिया मतलब B तो बाहर निकालो, तो यहां बस गया 1 C प्लस A बटा B, C प्लस A बटा B, और यहां से B कॉमन लेने पर 1। कॉमन का दूसरा नाम भाग देना है। यहां C का भाग दो, 1 A प्लस B बटा C, A प्लस B बटा C। तो अब ये देखिए आप, ये R2 या R3, तो R2 में मैंने एक काम किया, R2 को R3 की मदद से 0 किया। कैसे किया? R2 के स्थान पर R2 माइनस R3 लगाया मैंने, तो 1 में से 1 घटाया 0 आ गया, C प्लस A बटा B में से 1 घटाया तो C प्लस A माइनस B बटा B आ गया, 1 में से A प्लस B बटा C घटाया तो ये आ गया, 1 A प्लस B बटा C रह गया। तो अब मैंने यहाँ C1 से प्रसार किया, तो C1 से प्रसार किया तो ये तो दोनों 0 हो ही जाएंगे, 0 माइनस 0। ये 1 का गुणा कैसे करें? ये पंक्ति छोड़ो, इधर स्तंभ छोड़ो, ये पंक्ति छोड़ो, तो C का इससे गुणा करो तो C माइनस A माइनस B, और इसका B से करो तो C प्लस A माइनस B। माइनस का गुणा करना ही है, C प्लस A माइनस B में माइनस का गुणा हमने कर दिया। तो देखिए क्या क्या कट जाएगा, C कट गया, B कट गया, -2 बच गया। तो यहाँ का आंसर आ गया 4A
बी सी, दैट इज योर आंसर। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 15 भी हो गया। इसके बाद हम बताएंगे कि लास्ट एग्जाम्पल है जो इस प्रश्नावली का, एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में ध्यान से देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आप इसका आंसर देखिए। पहले तो क्वेश्चन देखिए, 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां आंसर में 1/a 1/b और 1/c मौजूद है। तो क्या करना है कि 1/a का मतलब है कि इस पूरी में से यानी R1 में से a कॉमन लिया, R1 में से a, R2 में से b और R3 में से c कॉमन लेने पर, कॉमन लिया तो यहां से a कॉमन लेने पर बच गया 1/a + 1, यहां से 1/a, यहां से 1/a, यहां से 1/b 1/b + 1 1/b, यहां से 1/c 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 + 1। तो इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को जोड़िए और इन तीनों को जोड़िए। तो अगर कहीं तीनों को जोड़ने पर समान संख्या आ जाए तो आप ये काम 100% कीजिए उस सवाल में। तो मैंने तीनों को जोड़ा तो ये समान आया, तो मैंने क्या किया, R1 के स्थान पर R1 + R2 + R3 इस्तेमाल किया। R1 के स्थान पर R1 + R2 + R3, तो ये 1 + 1/a + 1/b + 1/c सभी में आ जाएगा। तो जब सभी में आ गया तो कॉमन आ गया, कॉमन आते ही सभी में बच गया 1 1 1। अब 1 1 1 3 इक्के आते ही अपने को 2 इक्के 0 करना है। तो जैसे वहां मैंने बोला हमारी आदत क्या है, R2 और R3 को R1 से चेंज करना। यहां हमारी आदत है C2 और C3 को चेंज कर दो, C2 और C3 को C1 से चेंज कर दो। तो C2 को C2 - C1, क्योंकि जब C2 को चेंज करो तो C2 में तो कुछ गुणा होगा ही नहीं, C1 में या C3 में गुणा कर सकते हो। तो इसका मतलब C2 को चेंज कर रहे हो तो C2 शुरू में लिखा जाएगा, और किसकी मदद से कर रहे हो, C1, तो C1 बाद में जाएगा। तो C2 को C2 - C1, C3 को C3 - C1। तो चेंज किया तो क्या आया, एक में से एक घटाओ 0, इसमें से ये घटाया 1, इसमें से ये घटाया 0। अब C3 - C1 करो, एक में से एक घटाओ 0, इसमें से ये घटाओ 0, इसमें से ये घटाओ तो केवल 1 आ जाएगा। तो अब एक और चीज देखिए, अब यह C1 से R1 से प्रसार कीजिए तो 1 का गुणा 1 - 0 से, बाकी दोनों 0 है। या इसके अलावा एक और भी तरीका है, ये मैंने बताया था आपको कि जब विकर्ण के अवयव के ऊपर या नीचे, विकर्ण के अवयव के ऊपर या नीचे सभी अवयव 0 आ जाए तो केवल विकर्ण का गुणा कर लो, आपके सारणी का मान प्राप्त हो जाएगा। तो ये 1 आ गया, इसी के साथ ये आ जाएगा 1 b c 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसी के साथ आपके सभी एग्जांपल्स खत्म होते हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद।